चलिए बच्चों, तो आज स्टार्ट करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी कैसी प्रोसेस होती है? एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है। एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है? एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, यानी आयोनाइज करने में एनर्जी देनी पड़ेगी। आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन क्या होती है? डेफिनेशन होती है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू आयोनाइज एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इन ग्राउंड स्टेट। आइसोलेटेड गैसियस यानी अकेला एटम है, अगर ग्राउंड स्टेट में है तो उसको आयोनाइज करने के लिए मिनिमम कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, उसे उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है लोवेस्ट एनर्जी स्टेट में होना चाहिए। आइसोलेटेड गैसियस का मतलब होता है अकेला एटम होना चाहिए, गैसियस स्टेट में होना चाहिए, किसी दूसरे एटम के इन्फ्लुएंस में या किसी दूसरे एटम के द्वारा उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा होना चाहिए। यानी जो एनर्जी देंगे वो उस एटम के इलेक्ट्रॉन को आयोनाइज करने में यूज़ होगी बस। तो किसी ऐसे आइसोलेटेड गैसियस एटम को जो कि ग्राउंड स्टेट में था, उसे आयोनाइज करने में के लिए जितनी मिनिमम एनर्जी देनी पड़ेगी उसे आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। डेफिनेशन होगी, इट इज़ द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय आइसोलेटेड गैसियस एटम इन ग्राउंड स्टेट टू गेट आयोनाइज्ड। आयोनाइज मतलब इलेक्ट्रॉन निकलना। क्या क्या मतलब है? मतलब ये कि गैसियस एटम होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन निकल जाना चाहिए और गैसियस आयन बनना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसे आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। जब ये न्यूट्रल एटम में से निकलेगी तो इसे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। किसकी? न्यूट्रल एटम की। पहला इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जो कैटायन बनेगा, अगर उसमें से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो जो एनर्जी होगी वो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी। किसकी? न्यूट्रल एटम की। न्यूट्रल एटम की, यानी इसकी तो सेकंड है, लेकिन इसकी फर्स्ट है, लेकिन इसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है किसकी? कैटायन की। ऐसे ही दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद डाई पॉजिटिव कैटायन बनेगा, उसके बाद अगर एक और निकाल दोगे तो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी होगी किसकी? न्यूट्रल एटम की। तो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी होगी किसकी? +1 कैटायन की। और फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होगी किसकी? इस रिएक्टेंट +2 कैटायन की। ठीक है, जब कुछ नहीं लिखा होता चरणों में कि किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो हमेशा जो न्यूट्रल एटम होता है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। ठीक है, अब मज़ेदार बात है कि हीलियम है, उसका पहला इलेक्ट्रॉन निकाला तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। फिर पहला इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जो कैटायन बना उसमें से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला तो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। अगर इन दोनों इक्वेशनों को ऐड कर दिया जाए तो जो ओवरऑल रिएक्शन आएगी वो ये बताती है कि अगर न्यूट्रल एटम में से दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ निकाल दिए जाएं तो कितनी एनर्जी लगेगी। दोनों को अलग अलग निकालने में जो एनर्जी लगी थी उसे ऐड कर दो, IE1 + IE2, तो दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ निकालने में लगने वाली एनर्जी आ जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल लिथियम का पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में मान लेते हैं 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लगी। लिथियम का दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में मान लेते हैं 85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लगी। तो दोनों इलेक्ट्रॉन जब एक साथ निकाल लेंगे तो कितनी एनर्जी लगेगी? दोनों को ऐड कर दो, 85 + 50 135 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लगेगी। ठीक है, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज इंक्रीजेस। ऑलवेज को डब्बे में इसलिए बंद करा क्योंकि ऑलवेज इंक्रीज होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। चाहे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ भी हो जाए, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा बढ़ेगी। यानी किसी एटम में से पहला इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो जो एनर्जी लगेगी दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में उससे ज़्यादा लगेगी, तीसरा निकालने में उससे ज़्यादा लगेगी। चाहे बीच में कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कैसे? जैसे हीलियम का पहला इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो जो आयोनाइजेशन एनर्जी लगेगी दूसरा निकालने पे उससे ज़्यादा लगेगी।
जबकि हम जानते हैं हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है, लेकिन उसके बाद भी दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में ज़्यादा ही आयोनाइजेशन एनर्जी लगेगी। जैसे लिथियम का पहला इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में से निकलेगा, लेकिन तीसरा इलेक्ट्रॉन जो निकालोगे वो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी होगी और ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगा। उसके बाद भी थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड से ज़्यादा होगी। यानी सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज इंक्रीजेज इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। नाउ सेम एलिमेंट या आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो Z इफेक्टिव के प्रोपोर्शनल होती है। और Z इफेक्टिव जो होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वो पॉजिटिव चार्ज के प्रोपोर्शनल और नेगेटिव के इन्वर्सली रिलेटेड होता है, या Z इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी Z के डायरेक्टली रिलेटेड और इलेक्ट्रॉन के इन्वर्सली रिलेटेड होता है। ये सभी बातें एक ही हैं, कहने का अलग अलग तरीका है। इन शॉर्ट ये कहा गया है कि जिस पे नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा उसका Z इफेक्टिव उतना कम, और जिसका Z इफेक्टिव जितना कम उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी कम। यानी इन शॉर्ट नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी कम, और पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी ज़्यादा। जैसे ये नेगेटिव है, ये न्यूट्रल है, तो नेगेटिव की आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। नेगेटिव, न्यूट्रल और पॉजिटिव, तो नेगेटिव की सबसे कम, न्यूट्रल की उससे ज़्यादा, पॉजिटिव की उससे ज़्यादा। न्यूट्रल और पॉजिटिव, तो पॉजिटिव की न्यूट्रल से ज़्यादा। नेगेटिव, न्यूट्रल, पॉजिटिव, पॉजिटिव, तो नेगेटिव की कम, न्यूट्रल की ज़्यादा, पॉजिटिव की ज़्यादा, और पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो बढ़ेगी। सिमिलरली यहाँ पर नेगेटिव की कम, पॉजिटिव की ज़्यादा, न्यूट्रल की बीच में, और पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा उतनी ज़्यादा। सिमिलरली यहाँ पर भी होगा, चाहे सेम एलिमेंट हो चाहे आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो, नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी कम, और पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी ज़्यादा। नाउ आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन एंथैल्पी ये दोनों इंटरचेंजेबली इस्तेमाल होंगे। यानी आयोनाइजेशन एनर्जी IE कहा हो या आयोनाइजेशन एंथैल्पी डेल्टा IEH कहा हो या IE डेल्टा H कहा हो, बात एक ही होती है। जैसे लिथियम की आयोनाइजेशन एनर्जी या लिथियम की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, लिथियम की आयोनाइजेशन एनर्जी और लिथियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी, दोनों का अर्थ एक ही होता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी, इसमें पहला फैक्टर है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी ज़्यादा। दूसरा फैक्टर है साइज जितना ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी कम। तीसरा फैक्टर है पेनिट्रेटिंग पावर, S का पेनिट्रेटिंग पावर P से ज़्यादा होता है, तो जो S2 कॉन्फ़िगरेशन होगा उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी S2P1 वाले से ज़्यादा होगी, पर ध्यान रखिएगा S2P2 वाले से कम होगी। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रुप 2 और ग्रुप 13, ग्रुप 2 वालों का कॉन्फ़िगरेशन S2 कॉन्फ़िगरेशन है और ग्रुप 13 वालों का S2P1 कॉन्फ़िगरेशन है। तो S2 कॉन्फ़िगरेशन वालों की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी किससे? S2P1 कॉन्फ़िगरेशन से। लेकिन ये अप टू पीरियड 4 तक ही वैलिड है। पीरियड 5 में लेफ़्ट टू राइट जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़नी चाहिए और बढ़ती है, कोई वांदा नहीं है। जैसे बेरिलियम की बोरॉन से ज़्यादा है, मैग्नीशियम की एल्यूमिनियम से ज़्यादा है, कैल्शियम की गैलियम से ज़्यादा है। ये 4 पीरियड तक हो गया। लेकिन 5वें पीरियड में आओगे तो इंडियम की स्ट्रॉन्शियम से ज़्यादा है, थेलियम की बेरियम से ज़्यादा है। अगला फैक्टर देखते हैं। अगला फैक्टर है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ध्यान रखिएगा हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल आर एक्स्ट्रा स्टेबल। तो S2P3 कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है तो ये एक्स्ट्रा स्टेबल है, तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी इसके आगे वाले यानी S2P4 कॉन्फ़िगरेशन से ज़्यादा होगी, पर S2P5 से कम होगी। यानी ग्रुप 15 वालों की आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रुप 16 वालों से ज़्यादा होगी, लेकिन ग्रुप 15 वालों की आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रुप 16 वालों से ज़्यादा होगी, लेकिन ग्रुप 17 वालों से कम होगी। ग्रुप 17 वालों से कम होगी। मतलब क्या है?
मतलब ये है कि नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से ज़्यादा होगी, फास्फोरस की सल्फर से ज़्यादा, आर्सेनिक की सेलेरियम से ज़्यादा। लेकिन ये भी अप टू फोर्थ पीरियड ही वैलिड है। तो फिफ्थ पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़नी चाहिए, बढ़ती है एंटीमनी की टेलुरियम से ज़्यादा होती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ग्रुप 15 की 16 से ज़्यादा होती है पर 17 से कम होती है। यानी नाइट्रोजन से ज़्यादा फ्लोरीन की होगी, फास्फोरस से ज़्यादा क्लोरीन की होगी, आर्सेनिक से ज़्यादा ब्रोमीन की होगी और एंटीमनी से ज़्यादा आयोडीन की होगी। नाउ अगला है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन में NS2D10, यानी ये ग्रुप 12 का कॉन्फ़िगरेशन है, और NS2 N-1D10 NP1 ये ग्रुप 13 का कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये जो D10 कॉन्फ़िगरेशन है ये मोर स्टेबल है, और मोर स्टेबल होने की वजह से इनकी ग्रुप 12 वालों की आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रुप 13 वालों से ज़्यादा होती है सेम पीरियड में। मतलब जिंक की गैलियम से ज़्यादा, कैडमियम की इंडियम से ज़्यादा और मर्क्यूरी की थेलियम से ज़्यादा होती है। अगला फैक्टर है डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रैक्शन। डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रैक्शन से होता क्या है, जेड इफेक्टिव एक्सपेक्टेड से ज़्यादा हो जाता है, और जेड इफेक्टिव के ज़्यादा होने से क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी एक्सपेक्टेड से ज़्यादा हो जाती है। जैसे 3D इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रैक्शन यानी स्कैंडाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, गैलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी एल्यूमिनियम से ज़्यादा हो जाती है। ग्रुप 13 में बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, बोरॉन के पहले 2s भराता है, एल्यूमिनियम के पहले 3s भराता है, पर गैलियम के पहले 4s और फिर 3d भराता है। तो d के कारण गैलियम पर डी इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रैक्शन लगता है, और डी इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से गैलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी एल्यूमिनियम से कम हो जाती है। ठीक है। ऐसे ही 4f इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रैक्शन यानी लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, ग्रुप 4 से लेकर ग्रुप 12 तक 5d की आयोनाइजेशन एनर्जी 3d और 4d दोनों से ज़्यादा हो जाती है। ठीक है। इसको और डिटेल में कहें तो ग्रुप 4, 5, 6 और 10 इनमें ऊपर से नीचे आने पर आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होने की बजाय इंक्रीज हो जाती है, यानी 5d की सबसे ज़्यादा, फिर 4d की, फिर 3d की हो जाती है। लेकिन जो रिमेनिंग ग्रुप हैं 4 से 12 तक, कौन से 7, 8, 9, 11 और 12, इनमें 5d की तो सबसे ज़्यादा होती है, उसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन 3d की 4d से ज़्यादा होती है। यानी 3d से 4d आने पर आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, फिर 4d से 5d बढ़ जाती है, 5d की सबसे ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा ग्रुप 13 में आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड जो है उसमें W बनता है, बोरॉन की सबसे ज़्यादा, उसके बाद थेलियम, फिर गैलियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर इंडियम। थेलियम की लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से सबसे ज़्यादा होती है, और गैलियम की डी इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, मतलब थेलियम की सबसे ज़्यादा नहीं होती, बोरॉन से कम होती है, लेकिन थेलियम की एक्सेप्शनली ज़्यादा लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होती है, और गैलियम की डी इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होती है। ठीक है। पीरियोडिक ट्रेंड क्या कहता है, पीरियोडिक ट्रेंड कहता है कि पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, लेकिन इस पे स्टार लगा है। स्टार का मतलब लोचा, लोचा मतलब बीच बीच में लोचा मतलब बीच बीच में एक्सेप्शन आएंगे। कौन से आएंगे, अभी पीछे जो बताए हैं वही सारे आएंगे, वो सारे एक्सेप्शन अच्छे से याद होना चाहिए। ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ने का कारण क्या होता है, जेड इफेक्टिव का बढ़ना, और ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर आयोनाइजेशन एनर्जी कम होने का कारण क्या होता है, साइज का बढ़ना। लेकिन यहाँ भी स्टार लगा है, यानी यहाँ भी बीच बीच में लोचा आएगा। कहाँ कहाँ लोचा आता है ये पीछे मैं बता चुका हूँ। इसके अलावा 3D सीरीज की सेकंड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी अगले पार्ट में देखेंगे, और आयोनाइजेशन एनर्जी पे बेस्ड क्वेश्चन भी अगले पार्ट में देखेंगे। थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।